हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम फर्स्ट। ओके, तो हम इस वीडियो के अंतर्गत इस थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक्सप्रेस करा गया है, लेकिन इसे हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस चीज को समझेंगे। काफी इजी थ्योरम है और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। बस आपको इसमें बतलाया गया है कि अगर दो फिगर में कुछ कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस दिया गया है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि दो साइड या एंगल इक्वल। जैसे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 5 तरीके से 5 क्राइटेरिया होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। पहला था AAS, दूसरा था ASA, तीसरा था SAS, चौथा था SSS और पांचवा था RHS। तो उसी में से एक का हम लोग देखेंगे कि कंडीशन दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि अगर दो फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इस वीडियो में जो ये थ्योरम आप देख रहे हैं, इसमें भी यही चीज करना है, एक के ऊपर दूसरे को रखना है और देखना है कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। अगर करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। यहां पर दिया गया है थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहता है? इफ टू ट्राइंगल्स हैव टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल of one equal to the corresponding side and the included angle of the other, then the triangle are congruent। तो two sides इसमें SAS कहा गया है, ठीक है। SAS के बारे में बात किया गया है क्योंकि टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, अगर इंक्लूडेड एंगल बोल रहा है इट मीन्स ये जो एंगल है वो साइड्स के, दोनों साइड्स के बीच में होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, ये दो फिगर हैं, ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DEF है। हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, यहाँ पर दो साइड्स है, ये AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है और ये जो एंगल A है वो D के इक्वल है। देखिए, एक चीज यहाँ पर और आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पर ट्राइंगल का नेमिंग करें तो वो बहुत ही ध्यान देकर करें, ठीक है। ध्यान पूर्वक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल हमारा है वो DEF है। अगर हम इस तरीके से लिख दें ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EDF, तो क्या ये सही होगा? तो नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जैसे हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ते आए थे ट्राइंगल से, इससे पहले जो चैप्टर था जिसमें कॉन्ग्रुएंसी वगैरह से कोई मतलब नहीं था, तो वहां पे हम लोग किसी भी प्रकार से, जैसे ABC के जगह ACB भी लिख दिए, ABC यहां लिखे तो यहाँ पे DFE भी लिख दिए, DEF भी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पहले वाले ट्राइंगल में जो पहले वाले ट्राइंगल का जो आप इक्वल साइड ले रहे हैं, उसी तरीके से दूसरे वाले ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको लेकर नेमिंग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर A, B और C हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो AB में एक तो ये A एंगल आ गया, दूसरा AB साइड आया, तो यहाँ पर हमारा D एंगल आना चाहिए और DE एक साइड आना चाहिए। इस तरीके से नेमिंग करना। यहाँ पे अगर आप ये लिख रहे हैं ABC और दूसरे साइड में लिख रहे हैं DFE, तो यहाँ पे देखिए तो AB पहले आ रहा है और इसमें DF पहले आ रहा है, तो AB DF के तो इक्वल है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे AB आप पहले बोल रहे हैं और AB DE के इक्वल है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नेमिंग में भी DE को आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे? प्लेस ABC ओवर DEF। ABC के ऊपर में हमको DEF को रखना है, सच दैट A फॉल ऑन D एंड AB फॉल अलॉन DE, ठीक है। तो A किस पर, D जो है A पर फॉल करेगा, A फॉल ऑन D। देखिए यहाँ पर ABC को हम DEF के ऊपर रख रहे हैं।
आप अगर चाहें तो DEF को भी ABC के ऊपर रख सकते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल को दूसरे पे रखना है, ठीक है, बस इतना सिंपल वे में समझ लीजिए। यहां पर हम रख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से A फॉल हो कि वो डायरेक्टली D पर जाए, ठीक है ना, वो कंप्लीटली D पर ही फॉल करे, ठीक है। और जो दूसरा है ये हमारा AB किस पर फॉल करना चाहिए, DE पर फॉल करना चाहिए, ठीक है। अब सिंस AB इज इक्वल टू D, अगर AB DE के इक्वल है तो जाहिर सी बात है B जो होगा वो E पर फॉल करेगा, ठीक है ना। AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। तो B हो किस पे फॉल करेगा, E पर फॉल करेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, तो C भी किस पर फॉल करेगा, F पर फॉल करेगा। अब यहां पे समझिए, पहले एंगल किसको कहते हैं, तो रोटेशन, ठीक है ना, जितना डिग्री, द डिग्री ऑफ रोटेशन को ही हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रोटेशन जितना है उतना ही यहाँ पे भी डिग्री ऑफ रोटेशन है, तो ये तो इक्वल एंगल बना रहा है, मीन्स ये दोनों तो सेम होगा, इट मीन्स ये DE, ठीक है, DE और DF, AB और AC, मतलब यहां पे इस तरीके आप समझिए कि AB और AC कंप्लीटली किस पर फॉल करेगा, DE और DF पे फॉल करेगा। और यहां पर दूसरा कंडीशन ये भी दे रखा है कि AC जो है वो DF के इक्वल है, तो C किस पर फॉल करेगा, F पर फॉल करेगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। C विल फॉल ऑन F, यहां पर क्या था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, सो AC विल फॉल अलोन DF, तो AC फॉल कर रहा था DF पे, तो AC इज इक्वल टू DF, लेकिन यहां पे हमें पता है कि AC DF के इक्वल है, तो C किस पर फॉल करेगा, F पर फॉल करेगा। थस AC विल कंसाइड विथ DF, तो AC किसको कंसाइड करेगा, DF को कंसाइड करेगा, एंड देयरफॉर BC विल कंसाइड EF, और इस कारण से BC जो होगा EF को, क्योंकि दोनों अगर साइड कंसाइड कर रहा है और एंगल भी इक्वल है, एंगल ऑफ रोटेशन भी इक्वल है, तो BC भी किस पर कंसाइड करेगा, EF पर कंसाइड करेगा। हेंस therefore ABC coincide DEF and hence ABC is congruent to triangle DEF। आई थिंक आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।